हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है आपका और एक फ़ैसला थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के ऐवान बाला अपर हाउस में हुआ। उस फैसले ने बहुत सारे लोगों को चौंका भी दिया, परेशान भी कर दिया, सटपटा भी गए लोग, क्योंकि ऐवान बाला के अंदर एक बड़ा अपसेट हुआ है। जो अक्सरियती जमात है उसके पास मतलूबा नंबर नहीं था, लिहाजा ना वो चेयरमैन अपना बना सके ना वो डिप्टी चेयरमैन अपना बना सके। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, क्योंकि जो सूरत हाल थी उसके अंदर अक्सरियती जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उनके दो अहम, जिसमें कि पाकिस्तान पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और उसके साथ साथ जो नेशनल पार्टी थी वो भी उनके साथ थी, लेकिन उनके पास वो मतलूबा तादाद ना हुई, जो कि जरदारी साहब ने पीछे बैठ के अपने लोगों की बना ली और यूं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन अब आपके सामने है। सो एक जरदारी सब पे भारी, क्या ये दुरुस्त है? और क्या ये भी दुरुस्त है कि अब ये जो सेनेट का इंतखाब है ये आम इंतखाबात का एक ट्रेलर है? क्या ये भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की खामोश मुफाहमत किसी और जगह किसी और वक्त काम आ सकती है? क्या ये भी दुरुस्त है कि आगे अगर ऐसी कोई सूरत हाल हुई तो जोड़ने वाले जो दिलों को जोड़ते हैं वो यहाँ भी सबको जोड़ देंगे? और क्या दाग अच्छे होते हैं? ये भी एक अहम सवाल है। बहुत सारे और सवालात हैं, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। मैं और पाकिस्तान के मोतबर तरीन जो तज्जियाकार हैं उनके बीच हायल नहीं होना चाहती। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सलीम साफ़ी साहब, जो कि कॉलम निगार भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं और अपना प्रोग्राम भी करते हैं। हमारे साथ हैं मोहतरमा नसीम ज़हरा साहिबा, जिनको आप सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब मोहम्मद मालिक साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं और अगेन एक बड़ा नाम है सहाफ़त का, बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब। जनाब मज़हर अब्बास साथ हर दिल अजीज़ कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये सब बहुत साहिबुर राय हैं और वो भी माशाल्लाह बहुत मोतबर हैं। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं नसीम साहिबा से शुरू करती हूँ। नसीम, क्या कहेंगी आज कौन जीता कौन हारा? मेरे ख्याल जरदारी साहब जीते हैं और जीते हैं और वो लोग जीते हैं जो चाहते थे कि नवाज़ शरीफ साहब अब कमज़ोर होते जाएं। और मेरा ख्याल है कि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि पार्ट ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट का ख्याल है कि नवाज़ शरीफ साहब इनिंग्स मुकम्मल हो गई है। लेकिन उसके साथ साथ इसमें भी कोई शक नहीं है कि नवाज़ शरीफ साहब बलूचिस्तान में मसलन बड़े प्रॉब्लम में थे और उसको एक्सप्लॉइट किया गया। पॉलिटिशियंस बड़े मेजर पार्टनर्स थे इसमें। तो जरदारी साहब के जीतने के हवाले से ये जो संजरानी बने हैं वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के रह चुके हैं एडवाइज़र या कंप्लेंट सेल के चीफ, तो उनके साथ काम कर चुके हैं। तो ये भी पीपल्स पार्टी के ही शख्स हैं एक तरीके से, और दूसरी तरफ उनके अपने बंदे बन गए। तो इमरान खान साहब वो उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक जरदारी सब पे भारी। बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, एक जरदारी सब पे भारी या फिर मैनेज हो गया सब कुछ? और नहीं, ये कोई और है जो जरदारी पे भी भारी है, जो इमरान खान पे भी भारी है, जो बलूचिस्तान पे भी भारी है और जो किसी हद तक जो है MQM और मौलाना पे भी भारी है। कि ये अगर जरदारी कर रहे होते तो फिर वो उससे चंद रोज़ पहले यानी उन लोगों के वोट ना खरीदते इमरान खान के। और ये अगर इमरान खान का अपना कोई इनिशिएटिव होता तक वो ये चीख पुकार कर रहे थे कि मेरे इतने लोग खरीदे गए और इसी जरदारी साहब की पार्टी ने ख़रीदे थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि कोई और क़ुव्वत थी जो जरदारी पे भी भारी थी, जो इमरान खान पे भी भारी थी, जो किसी और पे भी भारी थी। दूसरी बात ये कि ये जरदारी की जीत अगर आप इसे कहते भी हैं तो ये पीपल्स पार्टी की हार हुई है। कल जो कुछ हो रहा था उसमें सिवाय यानी 3 बंदे जिनके ऊपर नैब की तलवार लटक रही है, ठीक है, जिन पे इल्ज़ामात है, एक जरदारी साहब, एक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब और एक राजा परवेज़ अशरफ साहब। इसके अलावा बाकी भी पीपल्स पार्टी थी, कमर जमान, कायरा, नदीम अफजल चंद, इवन मुस्तफ़ा नवाज खोकर,
फैसल कुंडी, फलां बिलावल भी, खुद बिलावल वो मिन्नतें कर रहे थे। भाई पीपल्स पार्टी की जीत तो वो होती कि अगर पीपल्स पार्टी की एक शनाख्त और पहचान रज़ा रब्बानी को उधर कर लिया जाता और वो बिला मुकाबला भी हो जाता और मुत्तफिक का भी कैंडिडेट होते। एक बलूचिस्तान का रिवायती बंदा जो रईसानी के साथ था, ठीक है, जो इससे पहले गिलानी के साथ रहा था, वो बलोच एक रिवायती सियासतदान तो जीत गया लेकिन हार गया। जो बलूचिस्तान की असम्बली में हुआ, जो सब कुछ हुआ, इसका बलूचिस्तान मसलन एक चेयरमैन सेनेट जो है, हाँ, वो बलूचिस्तान के लिए बदकिस्मती से कि बलोच चेयरमैन सेनेट बन गए, लेकिन वो उस रास्ते से आया जिससे मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली आया था। अगर मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली ने बलूचिस्तान को जन्नत बनाया हो तो ये भी कर लेगा। फिर एक और बात, अच्छा, इसमें देखे पख्तूनों की बेइज्जती हुई, हमारे कबाइली एमएनएज जिस तरह बिके, हमेशा बिकते हैं लोग, तो सारे इस मरतबा किसी और बुरी तरीके से बिके। इसमें पख्तूनख्वा की बेइज्जती हुई, जिस तरीके से उनके एमपीएस खरीदे गए और बिके। इसमें जमहूरियत की बेइज्जती हुई, वो तो सही है, मगर देखिए सियासत तो नंबर्स का नाम, नंबर्स का नाम, वो तो नंबर के अंदर तो उनको मिला है। हाँ, नहीं, मेरा ख्याल है ठीक है जी, लेकिन ठीक है, वो हम इसको क्वांटिटी करते हैं। मसब आप क्या समझते हैं कि आप देखिए खुद जरदारी साहब ने कहा कि 21वीं तरमीम के अंदर और खास करके 203 के अंदर रजा रब्बानी साहब का वो किरदार नहीं था जो कि एक डेमोक्रेट का होना चाहिए। वो समझते हैं कि उनका किरदार वो होना चाहिए था जो पीपल्स पार्टी का था। तो ये वो बुनियादी वजह थी, या रजा रब्बानी साहब से जो खफा थे वो किसी और बात के ऊपर खफा थे? शुक्रिया आसमा, मेरा और बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मुझे नज़र ये आता है कि कभी इस मुल्क में ये होता है कि अक्सरियती जमात जीतती है तो उसको इख्तिदार नहीं दिया जाता, और कभी अक्सरियती जमात है वो जीतने नहीं दिया जाता। ये सिलसिला देखिए, ये इस पूरे सिलसिले में नवाज़ शरीफ साहब या मुस्लिम लीग नून जो साल से सियासत करती आ रही है, वो अपने आप को बरीउज़्ज़मा नहीं करार दे सकते। उन्हें ये बात माननी पड़ेगी, तस्लीम करनी पड़ेगी और माजरत करनी पड़ेगी कि जो 90s से वो पॉलिटिक्स करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत अपॉर्चुनिटी थी पीपल्स पार्टी के पास अपने नज़रियाती रिवाइवल की, जो पिछले 3 साल में रज़ा रब्बानी ने स्टैंडर्ड सेट किए थे। उसके बाद कोई एक वजह भी नहीं बनती थी रज़ा रब्बानी को दोबारा नामने की। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी ने इतना बड़ा ब्लंडर किया है पीपल्स पार्टी, शायद आज उनको जो है कोई शॉर्ट टर्म गेन्स मिल जाएं। हाँ। हो सकता है बहुत से मुकदमात आए, हो सकता है बहुत से रिलीफ मिल जाएं, लेकिन आप वही बात जो साफी साहब कह रहे हैं कि असल में शिकस्त पीपल्स पार्टी की हुई है, गो के पीपल्स पार्टी हार गई। और बजिंजो साहब ने भी थोड़ी देर पहले यही बात की है। मैं सुनवा के माजरत आपको मैं इंटरप्ट करी हूँ, लेकिन जरा सुन लीजिएगा बजिंजो साहब ने क्या कहा, फिर मैं मालिक साहब के पास भी जाती हूँ, सुनाइएगा जरा। मैं समझता हूं कि आज पार्लियामेंट हार चुका है। आज पार्लियामेंट मुकम्मल तौर पर डिमोनाइज हो चुका है। प्लीज ताड़ी बजाने की जरूरत नहीं। आज अमली तौर पे यह साबित हो चुका है कि बालादस्त ताकतें पार्लियामेंट से ज्यादा बालादस्त है। कोई पीपल्स पार्टी नहीं जीता है। आज शहीद बेनजीर नहीं जीता है, अली भुट्टो नहीं जीता है, आज बालादस्त तबके जीते हैं। और इस बालादस्त तबके ने आज इस हाउस को पाकिस्तान में बना के साबित कर दिया कि ये मैं आपको मंडी भी बना सकता हूं जिसे तुम पार्लियामेंट बोलते हो। तो ये तो मज़र साहब फिर जो बात कही है, उन्होंने बालादस्त तबका जीता है, पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं जीती है। सर बजिंजो साहब को आपने सुना है, गलत तो नहीं कह रहे? देखिए आसमा, पार्लियामेंट इररेलेवेंट हो गई है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो इमरान खान था उसको भी धचका लगा है। इमरान खान बिल्कुल ये क्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने बलूचिस्तान को बहैसियत फेडरेशन, ये बात नसीमा भी कह रही थी, बिल्कुल नुमाइंदे, लेकिन इमरान खान को जो आगे चल के मुश्किलात पेश आएंगी बिल्कुल इंतखाबात में, उन्हें बड़ी डिफिकल्टी होगी ये कहने की कि पीपल्स पार्टी के साथ वो नहीं चल सकते। बिल्कुल, उन्हें बड़ी डिफिकल्टी होगी ये कहने में कि वो पीपल्स पार्टी के नैरेटिव, लेकिन राह भी तो हमवार हुई है मालिक साहब, किसी न किसी तरीके से साथ चलने के लिए राह भी तो हमवार हुई है मालिक
अब तक तो वो कहते थे नहीं, लेकिन अब चले जी। मुझे आज ऐसे लग रहा है ये सिलेक्टिव डेमोक्रेसी, सिलेक्टिव मोरालिटी मेरी समझ से बाहर है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ कि ये खाली गलती है, इनको अगर रज़ा रब्बानी को करना चाहिए था, आइडियल होता, बड़ा अच्छा मैसेज था, बड़ा सॉलिड आदमी थे, उन्होंने अपनी ज़ाती ईगो वैनिटी पे चले जरदारी साहब ने छोड़ दिया। लेकिन हासिल बुज़िंजो साहब से भी मैं जानना चाहूँगा, क्या उस वक्त पार्लियामेंट तबाह नहीं हुई थी जब उस पार्लियामेंट का लीडर ऑफ द हाउस असेंबली के अंदर खड़े होकर गलत बयानी कर रहे थे? क्या उस वक्त बलोचिस्तान की इनको फिक्र नहीं आई थी जब सनाउल्लाह ज़हरी महीने में 3 दिन रहते थे वहाँ और टोटल बजट्स का 7% भी नहीं लगाया हुआ था डेवलपमेंट में आपने? जब एफिशिएंसी उस वक्त बलोचिस्तान ठीक चल रहा था। हाँ। जब सिटिंग गवर्नमेंट्स के सेक्रेटरीज और मिनिस्टर्स के घरों से अरबों रुपए निकल रहे थे, अचानक इंप्रेशन ये बन गया कि बलोचिस्तान वाज अ परफेक्ट प्रोविंस। एक दिन रातों रात वहां डाका पड़ा, गवर्नमेंट गिर गई और अब एक बहुत गैर जमहूरी हो गया। तो आप इसको दूसरी तरफ भी तो ले जाए मालिक साहब कि अगर बलोचिस्तान में इसी तरह से उसका एहसास महरूमी खत्म करना था तो ये महरूमी बढ़ाएगा। जैसे नहीं, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे 20 सेकंड में बड़े आराम से सुन रहा था बात। जी मैं वो चीजें गलत नहीं कह रहा, ये इसमें कोई शक ही नहीं है कि जो सा जरदारी साहब ये गेम नहीं कर सकते थे। जरदारी साहब को वी ऑल नो कहाँ से हाथ को तकवीयत मिली, क्या बिहाइंड द सीन्स चीजें हुई, वो कोई नई चीजें नहीं है, पहले भी होती नहीं। और खास तौर पे बलोचिस्तान एक ऐसी टेरिटरी है जहाँ पे स्ट्रेटेजिक और ये सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। वहाँ तो ए इलाके और बी इलाके अभी तक चल, उसमें तो कोई शक व शुबात है नहीं। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक इदारे की इंग्रेस के ऊपर हम दूसरे अपने लोगों की जो नाअहलियाँ उनको पर्दा हम ये नाअहली पीएमएलएन की हुई ना, लेकिन सेनेट तो बिल्कुल ही पावर वैक्यूम आसमा पावर वैक्यूम कभी नहीं रहता, वैक्यूम पावर का कभी नहीं होता। बिल्कुल आप जगह छोड़ेंगे दूसरा नहीं रहता, बिल्कुल, लेकिन उसका एक तरीका होता है। हाँ, वैक्यूम की भी बात नहीं, मेरा ख्याल है पावर प्ले बिल्कुल नेकेड पावर प्ले है। इसमें ये बात है कि इस वक्त नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं कि जी वोट का तकद्दुस और ये वो उनका एक अपना पास्ट है, जहाँ जो आके वो खड़े हुए हैं, जाहिर है लग रहा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि बहुत सी बातें मरियम नवाज साहबा जो कहती हैं जो कि हकायक से बिल्कुल इनहराफ करती हैं, बहुत सी, मतलब मुझे लगता ये है कि ऑल अराउंड एक पावर गेम चल रही है। जब मैं कह रही हूँ कि जीत इस वक्त जरदारी साहब की हुई है, तो आसमा बात ये कि कल किसने देखी और परसों किसने देखी, पाकिस्तान की सियासत की नौयत ये रही है। अच्छा, ये जो आज जरदारी साहब जीते, अच्छा जरदारी साहब कहने को तो दोनों सीटें जीत गए, हम जैसे लोग कह रहे थे कल शाम तक, हमारा ख्याल था ये जो सलीम साफी कह रहे हैं बिलावल हाउस में चेंज हो जाएगा, नहीं किया। बट जरदारी इज गोइंग टू से टू हिज पीपल, मैं तो दो अच्छा, उसके बाद ये बात है कि मेरा ख्याल है कि आसिफ जरदारी साहब इज लुकिंग एट द फ्यूचर के जन्स होंगे 2018 के। आइडियल तरीकेकार तो वो नहीं है, लेकिन वो तो अपने नंबर्स के ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल। आपका क्या ख्याल है पीएमएलएन को आज इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा इसलिए नहीं है कि इलेक्शन हारे हैं। हाँ। असल गुस्सा इस बात का है कि जो एक बहुत बड़ा बलून बन गया था कि जी वो एक जगरनॉट बन गया, मियां साहब का नैरेटिव और ये और वो, आप बस मैनेज हो गया। और सबसे ज्यादा आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई है, जैसे अभी मजहर साहब कह रहे थे? नहीं, देखें, कुछ बड़े मुक़द्दस तसव्वुरात को शिकस्त हुई है। मसलन आप देखें कि ये जो मालिक साहब बात पहले कर रहे थे, उनकी बात ये पिछले 4-5 सालों में आप और हम सब ने मिलकर नवाज शरीफ की बदतरीन हुक्मरानी का रोना रोया है ना। वो इस पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देते थे, वो डिक्टेटर बने हुए थे, वो चमचों और चहीतों में फंसे हुए थे और बदतरीन गवर्नेंस कर रहे थे। अब जो कुछ हो रहा है उसके नतीजे में वो मजलूम साबित हो रहे हैं। इसी तरह लगता है मजलूम ये उनके जलसों की वजह से आप कह रहे हैं? हाँ जी, मैं उनके जलसों की वजह से कह रहा हूँ। दूसरी बात ये कि सियासत में हमारे पास कोई भी आइडियल नहीं है, कोई फरिश्ता नहीं है, लोग दोनों का एक दूसरे से मुवाजना। आप नवाज शरीफ को उनका एहतसाब कर रहे थे इस बुनियाद पे कि उन्होंने करप्शन की है, उन्होंने एसेट्स छुपाए हैं, उन्होंने अकामा को वो नहीं किया। अब जब दूसरी तरफ आप जरदारी साहब जो कि उसके सिंबल है, पाकिस्तान में हैं या नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में करप्शन की अलामत बन, जब उनको सपोर्ट कर रहे होंगे, जब उनको प्रमोट कर रहे होंगे, तो नवाज शरीफ डॉक्टर आसिम को रिहा करवा रहे हो, उनके साथ साजबाज हो रही है, तो नवाज शरीफ के खिलाफ आपके उस एहतसाब को कोई कैसे मान लेगा? अच्छा, तीसरा, उसको फायदा कहाँ से होगा?
उनका अपोनेंट है पीपल्स पीटीआई, और पीटीआई ने ज़्यादा उनकी करप्शन का वो किया था। 2 दिन पहले तक पीटीआई ये रोना रो रही है उनकी क़यादत, 22 साल की हमारी मेहनत का जरदारी साहब ने उठ के मेरे लोगों को खरीद लिया। आज आपने उन दोनों को एक सब और जरदारी इमरान को भाई भाई बना दिया। अच्छा, इसका फायदा किसको होगा? अच्छा मजहर साहब, ये इसका मतलब ये कि आप ये कह रहे हैं नुकसान इसका होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक और चीज देखें, नहीं एक मिनट, एक जनरल इलेक्शन में जी आम पाकिस्तानी वोट डालता है। आम पाकिस्तानी इतना बेशरम नहीं होता। आम पाकिस्तानी पे नैब के केसेस नहीं होते। तो अगर इलेक्शन एक मिनट, आम पाकिस्तानी के जो है ना, हमारे इन MNAs और इन सरमायादारों की तरह उनकी कमजोरियां नहीं होती। आम आदमी अपने जमीर के मुताबिक वोट डालता है। तो आम जमीर का फैसला कौन करे? मैनेज नहीं कर सकते। एक मिनट बात करनी कि मजलूम की जो बात करें, मेरा ख्याल है वो दौर गुजर गया है। ये सलीम साफी साहब जैसे जो लोग लिखते हैं, आप जैसे बोलते हैं, तो लोगों के सामने चिट्ठा पट्टा खुल रहा है। तो अब ये ना कोई मजलूम नहीं है, कोई जालिम है। तो लेकिन नसीब मुसीबत है कि नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन आज तो नहीं होंगी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो नुकसान होगा ना। अच्छा, मुझसे बात कर ले। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो नुकसान होगा, इसका मतलब है। मजहर साहब भी ये बात कह चुके हैं, बाकी सब लोगों को भी राय है कि लोग अपने जमीर के मुताबिक, सर जमीर तो 2-4 दिनों के बाद भूल जाता है। हाँ, ये तब बात होनी थी मेरे ख्याल में, इलेक्शंस होते 1.5 महीने बाद। अभी 2-3 बहुत बड़ी चीजें अभी और इलेक्शन के दरमियान में, वो है नैब के मुकदमात। सबसे ज्यादा 2 चीजें डिटर्मिन करेंगी कि आगे क्या हो। एक, क्या फैसला आ जाता है इलेक्शन से पहले, क्योंकि ये 2 महीने की जो एक्सटेंशन हुई है, ये बड़ी अजीब सी एक्सटेंशन हुई है। इसमें काफी तहफ़्फ़ुज़ात को भी जन्म दिया है कि रोशमा के लिए कोई टाइम लिया जा रहा है, कोई आखिरी अटेम्प्ट हो रही है क्या वाकई, बिकॉज डिले होना नहीं चाहिए था। बहरहाल 2 फैसले तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स के लिए ओवरऑल। क्या फैसला हो जाता है तब तक, और अगर होता होगा कितना सख्त होगा, और अगर फैसला नहीं होता तो तब क्या होगा। मेरा ख्याल है जो अभी हम ओवर रीड कर रहे हैं सेनेट के इलेक्शंस में, ये सेनेट को इतना बड़ा इशू नहीं था। ये सबके लिए अभी एक स्टेटमेंट थी। जिस तरह आज हासिल बजंजो ने स्टेटमेंट दे दी, इन्होंने स्टेटमेंट दे दी जी बिक गया, वो गैर जमहूरी जीत गए। अगर ये जीत जाते तो इन्होंने कहा था देखें एक और अवामी फैसला आ गया। ये एक ओवर ब्लोन इवेंट है जिसका लॉन्ग टर्म एक लास्टिंग मेरे ख्याल में एक इम्पैक्ट नहीं है। असल जो आज इम्पैक्ट हुआ लॉन्ग टर्म वो ये है कि जितने फेंस सिटर्स थे, जितने दरमियान में लोग थे जो अब समझ रहे थे कि मियां साहब बहुत इनविंसिबल दोबारा, उनको एक रियलिटी चेक आया है। बिल्कुल, लेकिन अच्छा नहीं, वो आप सही कह रहे हैं कि उनको तो हो गया मजहर साहब, लेकिन ये आप समझ रहे हैं कि ओवर रीड कर रहे हैं हासिल बजिंजो साहब और हम बाकी जो लोग चाह रहे थे, क्या वाकई वो ओवर रीड कर रहे हैं, या आपको लगता है कि ये रियलिटी है पॉलिटिक्स की इंतखाबात में भी नजर आ सकती है, और ये ब्लोबैक जो अभी हुआ है ये बाद में भी हो सकता है? मजहर साहब, आसमा, ये 2018 का ट्रेलर था, और जो फिल्म आएगी वो भी ऐसी होगी, एक हंग पार्लियामेंट आएगी, ये में इसी तरह की कोalition जन्म लेगी। और हो सकता है कि इमरान खान वजीर आज़म बन जाए, लेकिन इमरान खान जिस तरह के वजीर आज़म बनेंगे वो कोई बहुत ताकतवर वजीर आज़म नहीं बनने दिए जाएंगे। ये जो पूरा सिनेरियो डेवलप हो रहा है, देखिए ये इम्पोर्टेंट था। हाँ, अच्छा, मालिक साहब कह रहे हैं आई डोंट सी हिम एज प्राइम मिनिस्टर। मालिक साहब कह रहे हैं आई डोंट सी हिम एज प्राइम मिनिस्टर। वो मालिक साहब, मैं तो उनकी ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन पे देखता हूँ, वो जो इनकी हल्कों के, नहीं मैं प्योरली पंजाब से बात कर रहा हूँ। मैंने जो इनका हल्कों में देखा है, हल्कों के अंदर जो इनकी पंजाब में तकरीबन 40 हल्के ऐसे हैं जिसमें अभी तक इनके 3 से 4 कैंडिडेट। तो वही तो, अच्छा वही तो आजाद आएंगे मालिक साहब जी, वो आजाद नहीं आ सकते क्या? 40 आजाद नहीं आ सकते क्या? नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं। देखिएगा कि एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड होगा कि जिसमें ये तासुर उभरेगा कि PMLN इलेक्शन हार रही है, और जब ये तासुर उभरेगा तो उसके बाद आप देखिएगा कि PMLN के अंदर कितनी डिफेक्शन होती है। ये जो मालिक को ये लड़ाई अभी आप कन्विक्शन जो 2 महीने के लिए एक्सटेंड हुई है ना, ये बिल्कुल राइट टाइम है। यानी जब गवर्नमेंट होगी इन प्लेस,
एक ऐसी that's very important. और पीटीआई को एडवाइस भी दी जा रही है कि आपकी ग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन वीक है तो आप उसको मजबूत करें, तो उधर भी छोड़ देना, वो भी इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि अगर कन्विक्शंस आएंगी और इंटरिम गवर्नमेंट है तो बड़ा फर्क पड़ता है उस एजिटेशन को डील करने में, बजाय इसके कि आपकी अपनी गवर्नमेंट। अच्छा, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बिटवीन नाउ और इलेक्शंस जब होंगे, और इलेक्शंस का भी आप सुन रही हैं कि शायद डिले हो जाए। उस दिन हम जब गए थे आर्मी चीफ के, जिसके बारे में अब इम्तियाज गुल ने लिख भी दिया डेली टाइम्स, तो अब हम कर सकते हैं, तो उन्होंने ये फरमाया था कि 15-20 दिन शायद डिले हो जाए। लोगों से बात करें, कहते शायद और डिले हो जाए। तो उसमें फिर अब देखना ये कि तहरीक इंसाफ कितना अपने आप को, जो मालिक बात करें, और टाइम मिल जाएगा ज्यादा। तहरीक इंसाफ की एक इंटरनल रिपोर्ट भी है जिसमें उन्होंने, हमने जो सुना कि उनकी काफ़ी पंजाब वगैरह में वीकनेस है। तो अब पीटीआई ने देखिए ना, एक तो किसी की एडवाइस पे उन्होंने जरदारी साहब के साथ लिंक अप किया और ये फिर अनाउंस किया कि हम पीपल्स पार्टी के सेनेटर को सपोर्ट करेंगे एज डेप्यूटी। पहले नहीं चाह रहे थे, और अंदर पीटीआई में काफी इस पर ले दे हुई फैसिलिटेशन हो रही है। फैसिलिटेशन तो आइडियाज जरदारी साहब के हैं, फैसिलिटेशन हो रही है। ये तो आपको मालूम है कि नवाज शरीफ साहब जब बाहर निकलते हैं, और बाय ऑल अकाउंट्स आप किसी भी कैंप से बात करें, वो ये मानते हैं कि उनको नवाज शरीफ साहब के पंजाब में तो कम अज कम अभी तक सपोर्ट आगे। तो फिर ये लोग जिन्होंने एडवाइस किया कि जी आप साथ मिलके चलें सेनेट में, क्यों नहीं वो कह सकते? अच्छा, साथ ये लेकिन ब्रेक के अंदर भी, ब्रेक से पहले ऑन द रिकॉर्ड भी मज़हर साहब ने ज़मीर की बात की थी कि लोग ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे। कौन सा ज़मीर? सर वो ज़मीर के मुताबिक करते हैं, लेकिन डब्बे से जो ज़मीर निकलता है वो कुछ मुख्तलिफ होता है। तो ये सब जो मैनेज्ड हुआ है, बड़े तरीके से मैनेज हुआ है, आप समझते हैं ये कंटिन्यू करेगा? और अगर ये करेगा तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो मुहिम है या उनका जो नारा है उसको तो दफन कर देगा ये बात साहब के साथ हाथ मिलाने वाली। देखिए, हमारी सियासत में ज़मीर तब्दील होते रहते हैं हर 3 साल बाद, 2.5 साल बाद, 1.5 साल बाद। कभी वो ज़मीर PMLN में हमें ले जाता है, कभी वो ज़मीर पीपल्स पार्टी में ले जाता है, कभी वो ज़मीर कहीं है। तो हमारे यहाँ सियासत में जो ज़मीर नाम की चीज़ है वो कहीं एक जगह ठहरती नहीं है। तो हमारे यहाँ जो भी फैसले होते हैं वो ज़मीर के मुताबिक, इनका मतलब ऑफिशियली ये फैसले भी ज़मीर के मुताबिक हुए हैं। लेकिन असल चीज़ ये नहीं है। असल चीज़ ये कि इमरान खान के लिए इसलिए ज़्यादा ये बड़ा है कि इमरान खान जिस नैरेटिव को, और वो खुद ये बात कहते हैं कि जी अगर उन्होंने जरदारी साहब और नवाज शरीफ के साथ हाथ मिलाया, और हाथ मिलाने का मतलब ये नहीं कि एक साथ खड़े हों। देखिए, मॉडल टाउन में भी वो डिस्टेंस पे रहे, लेकिन उनको पीटीआई के अंदर मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। आज भी ये सिचुएशन होगी कि कल जब वो इंतखाबात में जाएंगे तो वो उन्हें ये फैसला करना पड़ेगा कि वो किस नैरेटिव को बिल्ड कर रहे हैं। साहब अभी भी देखिए ना, कुलसूम परवीन साहिबा जो सेनेटर है बलोचिस्तान से, उन्होंने वोट जो है वो काकड़ साहब को दिया है, मांडवी वाला साहब को दिया है, और साथ में सिंजरानी साहब को दिया है। वो पीपल्स की सेनेटर है। तो अभी तो वो सामने आई हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सामने नहीं आ रहे हैं। तो आपके ख्याल में PMLN जो है वो मुत्तहिद रह सकेगी जब उनको पता चले कि अब मुश्किल वक्त में है मुस्लिम लीग नवाज और खास करके मियां नवाज शरीफ? ये तो मैंने आ रहा कि जो इंटरम सेटअप होगा वो बड़ा क्रिटिकल पीरियड होगा मुस्लिम लीग नून के लिए। अभी इस पूरे प्रोसेस में आप देखें, सेनेट के इलेक्शन में मां सिवाय जो पंजाब असेंबली में चीज़ें हुई उसके अलावा तो जो मुस्लिम लीग नून के इलेक्टेड प्रेसिडेंट जिस तरीके से भी हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब सेनेट के इलेक्शन की, सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में कहाँ नजर आए आपको? आप मुझे बताएं, पिछले 1 हफ्ते में शहबाज शरीफ साहब की जरा एक्टिविटीज तो बताएं कि वो कहाँ थे, वो क्या कर रहे थे? उन्होंने बहैसियत प्रेसिडेंट क्या रोल प्ले किया है अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए? तो अभी तक मेरा ख्याल है ये चीज बहुत सही है साफी साहब, लेकिन अभी तक तो वो नहीं कर रहे ना। अभी तक तो वो एक्टिंग प्रेसिडेंट है। जब वो प्रेसिडेंट बनेंगे तो करेंगे। कितना सही कर दूं, कुलसूम परवीन साहिबा ने मांडवी वाला साहब को दिया है, सिंजरानी साहब के साथ वोट। जी देखें, एक तो जो ज़मीर की बात मैं कर रहा था ना, जो जिस तरह हमारे लीडरों का और हमारे MNAs और MPAs के यहाँ अमूमन ज़मीर नामी चीज़ की नेमत नहीं होती, उतना ही हमारा और वोटर बाज़मीर होता है। आप फ़र्क देख लीजिए कि यहाँ अगर इन सब को मैनेज कर लिया गया तो पंजाब में जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए तो आम आदमी की वो मजबूरियाँ नहीं होती, आदमी का ज़मीर होते उधर उनको मैनेज नहीं किया जा सका।
आप पीटीआई के वोटर को देखें कि पीटीआई का वोटर कितना इनकलाबी है, कितना पाक साफ है, लेकिन उनके एमपीएस जो है उधर गधों की तरफ बिक गए। तो ये एमपीए और ये दूसरी लॉट है और ये सेनेटर वगैरह और आम आदमी दूसरी लाट है। तो फिर इंटैक्ट तो पीटीआई भी ना रह सकी, पीएमएलएन भी नहीं, सिवाय पीपल्स पार्टी के कौन इंटैक्ट है? ये वो फिर वो भी वो पिछली किसी और फोर्स की वजह से। दूसरी बात ये ना कि हम जो है खामखा ये जरदारी साहब को बड़ा वो पेश कर रहे हैं, क्योंकि मॉरल ग्राउंड पे तो वो खेल नहीं सकते, तो वो अपने आप को इस तरह शो कर रहे हैं कि जैसे बड़े बहुत बाजीगर है। पहली बात तो ये कि उन्होंने ये जो अरेंजमेंट किए हैं ये किसी के लिए नहीं किए, ये सिर्फ और सिर्फ उसने जाम बख्शी के लिए किए हैं, वरना वो तो आपको याद हो ना ईंट से ईंट बजाने की बात कर रहा। मैं थोड़ा सा इख्तलाफ आपसे, हाँ, ये जो बड़ा हाउस मैनेज हुआ है, हाँ नहीं ये क्यों मैनेज हुआ है? अच्छा चले आप बता दें, क्या 18वीं तरमीम को खतरा मौजूद नहीं है जो फरतुल्लाह बाबर साहब ने कहा है? क्या कल से काम नहीं लेना? मेरी गुजारिश सुने, जरदारी जो है ना बेनज़ीर भुट्टो और बेनज़ीर जुल्फ़िकार अली बुट बैठे हैं ना, उनके अपने दिल के ख्यालात वही है जिनका इजहार उन्होंने किया था ईंट से ईंट बजाने की सूरत में, ठीक है। उधर आसिम पकड़े गए, उधर बाकी लोग इनके पकड़े गए, उज़ैर बलोच की वो जो है उनकी मुट्ठी में बंद है। हाँ। ये सारी चीज़ें जो है ना, तो एक तो ये कि ये आप ये कह रहे हैं कि वो ज़मीर जो है वो दबाव में। मेरी बात सुने कि ये उन्होंने किसी प्लानिंग के तहत या किसी नहीं के, ये तो उनकी मजबूरी की डील है, नंबर 1। नंबर 2 मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो हार किस तरह गए। अभी भी उनका सौदा कहाँ पे, वो तो अपना चेयरमैन बनाना चाह रहे थे। सही। और पहले दिन जो स्क्रिप्ट था उसमें ये था कि चेयरमैन उनका जो बलूचिस्तान या पीटीआई नहीं संजरानी नहीं, मैं आपको वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये जो पहले तो ये संजरानी जरदारी साहब के कारिंदे थे ना, फिर उसने डिच किया, उधर चले गए। इन लीडरों को जब कोई डिच कर लेता है तो शुरू में पीपल्स पार्टी 2 दिन इस बलूचिस्तान के ग्रुप के साथ इस चीज पे लड़ती है, लोग संजरानी को पीछे हटाओ, जरदारी साहब इसको लाइक नहीं करते क्योंकि इन्होंने पार्टी को छोड़ा है, उसको डिच किया है, वो अनवारुल हक काकड़ को बनाना चाह रहे थे। तो एक तो ये कि जरदारी साहब ने संजरानी को भी बादरना खास्ता कबूल किया, और इनको भी दूसरा रब्बानी कल तक रजा रब्बानी कोई और नहीं है, वो पीछे आला है। कल तक उनका अपना चेयरमैन था, अपने चेयरमैन की बजाय वो डिसी चेयरमैन पर खर्च हुए, कहने पे नहीं छोड़ा उन्होंने। अच्छा लेकिन हम जो कह रहे हैं कि सेनेट के ऊपर ये मैनेजमेंट क्यों, सेनेट तो इतना ज्यादा आगे जाके भी जाहिर है उसके बाद में उस पर कानून साजी आती है वगैरह वगैरह, इतना बड़ा हाउस नहीं है कौमी असेंबली से, फिर क्यों जरूरत पड़ी है सेनेट को मैनेज करने की? इसका क्या फायदा होगा इस्टेब्लिशमेंट को? सर देखिए, एक नवाज शरीफ साहब को एक ये विक्ट्री डिनाई करना बड़ी ताकि उनका जो इंप्रेशन बन गया था कि शायद बहुत ज़्यादा उनका नैरेटिव बिक रहा है, मोमेंटम बन रहा है, सेंट्रल पंजाब उनके साथ है, तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज गया है। वरना यही सेनेट थी, यही रजा रबानी थे, मिन्नतें करते थे, कोई आता नहीं था, रोज़ इस्तीफ़ा देने की धमकियाँ देते थे। प्राइम मिनिस्टर 4 सालों में 1 बार ही गए हैं कि 2 बार ही गए हैं। इसलिए ये एक स्टॉर्म इन द टी कप है। 1 हफ्ते बाद मैं देखूँगा, बैठे हुए हैं ना, मैं देखूंगा 1 हफ्ते बाद हम में से कितने स्टिल बलोचिस्तान पे, बलोचिस्तान बिल्कुल ठीक बात है, बलोचिस्तान सबने भूल जाना है हफ्ते के बाद। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। ये एक मोमेंट, एवरीबॉडी इज राइटिंग द मोमेंट राइट नाउ। अगर ये जीत जाती पीएमएलएन, इन्होंने कहना था देखें एक और अवामी फैसला, जजों की और माँ बहन होनी थी। अब ये हारे हैं, इन्होंने कहा जी ये अस्करी ग्रुप जीत गया है, ये एक स्कोरिंग पॉइंट हो गया है, इट इज गोइंग टू बिकम इररिलेवेंट अगेन। और मेरे ख्याल में 1 हफ्ते बाद अच्छा मगर थोड़ा सा मैं सर बाबर साहब ने जो बात की अपने खिताब में आखिरी, उसमें उन्होंने कहा था कि ये 18वीं तरमीम को रोल बैक किया जा रहा है वगैरह वगैरह। मैं सुनवा भी सकती हूँ, लेकिन मैं ख्याल अगर वक्त है तो 18वीं तरमीम ज्यादा होनी चाहिए। 18वीं तरमीम भी जिस तरह लाई गई उसमें भी 2-3 बड़े बेसिक फ्लॉज थे, ओवरऑल जबरदस्त हुआ है, लेकिन जो 2-3 इनहेरेंट फ्लॉज थे उसमें मेरी तब रजा रबानी साहब से बड़ी बहसें होती थी कि खास तौर पे हेल्थ, एजुकेशन और 1-2 और एरियाज हैं कि दे नीडेड बेटर प्लानिंग। बहुत प्रॉब्लम। अच्छा मैं क्विकली, ठीक है, वो उस पे हम डिबेट रखेंगे किसी वक्त। मैं आई डोंट एग्री विद दिस पॉइंट बिकॉज सूबाई खुद मुख्तारी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, उसमें 1-2 सब्जेक्ट्स के ऊपर तरामीम हो सकती हैं, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए कि पूरी की पूरी 18वीं तरमीम को नहीं खोला जा सकता। ये भी गलत। देखे ना सेनेट
पीटीआई पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत बना सकती है? मैं एक एक मुख्तसर जवाब से बना सकती है आपके ख्याल में पीटीआई और पीपीपी मिलकर? नहीं, पीटीआई और पीपल्स पार्टी अगर इलेक्शन से पहले उनका इत्तेहाद हो गया ना, तो उनका वो हशर होगा, उनका वोटर उसी तरह रिजेक्ट करे जिस तरह लाहौर में जब एक कंटेनर पे और उसका फायदा नून लीग को, उसका फायदा नून लीग। आप मज़े साहब क्या समझते हैं, पीटीआई और पीपीपी इसके बाद बना सकते हैं इत्तेहाद? खामोश मुफाहमत तो हो चुकी। बिल्कुल इमरान खान को अगर और पीटीआई को अपनी सियासी खुदकुशी करनी है तो वो ज़रूर ये काम कर सकते हैं, लेकिन देखिए मुझे बिल्कुल ये इस सिचुएशन में 18वीं तरमीम तो रोल बैक होती नहीं, लेकिन जनरली अगर आप देखें तो ऑपोजिशन का कोई भी ऑपोजिशन हो, उसका सेनेट में रहना और उसकी मेजॉरिटी रहना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एक चेक एंड बैलेंस तो बहुत अच्छी चीज है। सिर्फ ये कि इस चीज को जिस तरीके से मैनेज किया गया है वो मेरा ख्याल है कोई बहुत अच्छा, वो तरीकाकार दुरुस्त नहीं है, वो जमीर के मुताबिक नहीं है, वो किसी और जमीर के मुताबिक था। मालिक साहब, पीटीआई और पीपल्स पार्टी, क्या उनके लिए ग्राउंड भी तैयार किया गया है कि अगर इसी तरह की हंग पार्लियामेंट हो तो वो साथ चल सके? देखें, इमरान खान साहब बहुत शिद्दत से चाहते हैं पावर में आना, दूसरी पार्टी बहुत शिद्दत से, एक पार्टी शिद्दत से पावर में रहना चाहती है, एक तीसरी पार्टी है जो बहुत शिद्दत से वापस आना चाहती है। तो अनप्रिंसिपल्ड पॉलिटिक्स में एक ही प्रिंसिपल होता है, पावर आनी चाहिए नो मैटर व्हाट, किसी भी तरीके से आए, और वो तरीका इस्तेमाल हो गया है, वो तो नजर आ रहा है कि वो तरीका इस्तेमाल। एक चीज ये भी है ना, हाँ, कि देखें इमरान खान साहब को किसी भी सूरत वज़ीर आज़म के तौर पर लोग नहीं देखना चाहते।